अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं प्रवक्ताओं के लिए। आप सोचिए, टैलेंट हंट आपने टेलीविजन पर देखे होंगे, जहां पर म्यूजिक से जुड़े हुए शोज हैं, डांसिंग से जुड़े हुए शोज हैं, या अलग अलग टैलेंट के लिए। लेकिन प्रवक्ताओं को भी क्या टैलेंट हंट के जरिए चुना जा सकता है? कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, देखिए। 11 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस अब बीजेपी को जवाब देने के लिए और संगठन को मजबूत करने के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस टैलेंट हंट को शुरू किया गया। कार्यक्रम के जरिए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रवक्ता बनने वाले युवाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत पूरे देश में कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर जनता की आवाज बन सकते हैं, और भी जो गैर कांग्रेसी लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को इस टैलेंट हंट माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक इस टैलेंट हंट के जरिए युवा को आगे लाना है। इसके लिए टैलेंट हंट के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। इसके लिए लिंक और QR स्कैनर जारी किया गया। पहले चरण में आवेदन की स्क्रूटनी की गई, दूसरे चरण में ऑनलाइन इंटरव्यू लिए गए, तीसरे चरण में आमने सामने साक्षात्कार और पैनल डिस्कशन हुआ। तो वहीं कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेश बघेल सरकार में हुए भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अब उन्हें प्रवक्ता खोजने पड़ रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार के समय 5 साल इतना भ्रष्टाचार हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रवक्ता इस विषय को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, अपने मूल कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उपेक्षित करके रखा गया, किसी प्रकार से उनको लाभ नहीं मिला, रीति नीति पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, हर चुनाव पे हार हो रही है। ये सारे विषय को लेकर एक प्रकार की कवायद है, मूल कार्यकर्ताओं को किनारे लगाने की कवायद है। इसकी आड़ में नए लोगों को उपकृत करने की तैयारी है। पर विषय यह है कि संगठन वही ढाक के 3 पात के दौर से गुजर रही है। कार्यकर्ता नहीं, नेता बदलने का दौर होना चाहिए, यह चिंतन का दौर है। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए युवाओं के लिए सियासत की सीढ़ियां तैयार कर रही है। हालांकि टैलेंट हंट से कितने प्रवक्ता चुनकर आते हैं और कांग्रेस का पक्ष कितनी मजबूती से रख पाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ NDTV इंडिया। और इस बीच केरल के मुन्नार से एक दिलचस्प खबर आई है, जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने वाली हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से बीजेपी की सोनिया गांधी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। ये है केरल का मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार, और पूरे मुन्नार में इस वक्त चर्चा है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी की चर्चा इसलिए क्योंकि वो कमल छाप पर बीजेपी प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ तक हमने आपको कुछ भी गलत नहीं बताया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम जिस सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं वो बीजेपी की नेता हैं। बीजेपी की सोनिया गांधी और कांग्रेस की सोनिया गांधी में सिर्फ नाम भर की समानता है। बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में मुन्नार के वार्ड नंबर 16 से अपनी उम्मीदवार सोनिया गांधी को मैदान में उतारा है। बीजेपी की सोनिया गांधी 34 साल की हैं। कांग्रेस से लगाव के कारण कांग्रेस के स्थानीय नेता दुरई राज ने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रख दिया था। घर घर जाकर कमल के फूल के लिए वोट मांग रही सोनिया गांधी पहले कांग्रेसी थी, लेकिन शादी के बाद बीजेपी के पाले में आ गई। इसकी वजह बने उनके पति। बीजेपी नेता सोनिया गांधी के पति सुभाष बीजेपी के पंचायत जनरल सेक्रेटरी हैं। मुन्नार में भी यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला है, लेकिन दिलचस्प यह है कि सोनिया गांधी यहां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होने वाले हैं। अब सोनिया गांधी यहां जीते या हारे, मुन्नार का ये चुनाव दिलचस्प रहेगा।
आइए लौटते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पे एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है और संचार ऐप को लेकर गहमा गहमी रही। एक तरफ सवाल उठे कि क्या जासूसी की कोशिश है, सरकार ने कहा है ऐसा नहीं है, साइबर फ्रॉड को रोकने की कोशिश है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्री इंस्टॉलेशन को लेकर जो अनिवार्यता थी संचार साथी ऐप को लेकर, केंद्र का बड़ा फैसला कि वो अनिवार्यता हटा दी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर अब सरकार की तरफ से इसे लेकर आया है, क्योंकि देखिए लगातार विवाद चल रहा था कि आखिर ये अनिवार्यता क्यों है कि पहले से आपके फोन में ऐप इंस्टॉल हो। अगर साइबर फ्रॉड रोकने भी हैं तो जिसे अपने फोन में इस ऐप को रखना है वो रखे, जिसे नहीं रखना एटलीस्ट चॉइस होनी चाहिए। ये एक आर्गुमेंट बार बार दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये अनिवार्यता हटा दी है। अब सवाल ये है कि आखिर पेच कहाँ फंसा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में बिकने वाले सभी तरह के मोबाइल में ये ऐप अनिवार्य होगा। इसको लेकर विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सरकार ऐसा कदम उठाकर लोगों की जासूसी कराना चाहती है। जब ये विवाद बढ़ा तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सामने आए और कहा कि यह ऐप रखना अनिवार्य नहीं होगा। जिन्हें फोन में रखना है रखें, जिन्हें अनइंस्टॉल करना है वो कर दें। इसको लेकर कोई बाध्यता नहीं है। सिंधिया की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा है और साफ कह रहा है कि जो आदेश में लिखा गया और जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं वो अलग अलग बातें हैं। आपको विपक्षी नेताओं के बयान सुनाएंगे, साथ ही ये भी सुनाएंगे कि इसको लेकर सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन पहले ऐप को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसे एक बार समझते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इस आदेश के 7A और 7B क्लॉज में क्या कुछ कहा गया है। 7A क्लॉज में ये कहा गया है कि मोबाइल में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना होगा और ये भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल में ऐप अनिवार्य होगा। 7B क्लॉज में कहा गया कि प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी यूजर को आसानी से दिखे और ऐप को डिसेबल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में ऐप को डिसेबल न करने की शर्त ने चिंता बढ़ा दी। विपक्ष को लगा कि यह ऐप फोन से डिलीट नहीं कर सकती। दरअसल ऐप को लेकर जो आदेश जारी किए गए और आदेश में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसे लेकर भ्रम फैला। एनडीटीवी से बातचीत में सिंधिया ने इस आशंका को भी क्लियर किया। सुनिए इसको लेकर सिंधिया ने क्या कुछ कहा। 7B also does not say that you cannot uninstall the app. The problem is that a lot of the reality is lost if you don't go into the details. What does 7B say? 7B only says that the phones should have the apps installed and there should be no hindrance for the user to be able to access it. And it should not be disabled so that the user cannot use it. Nowhere does 7B say that the user cannot delete the app. So 7B is not for users. 7B is for the installation of the app on the phone by manufacturers. सिंधिया ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया कि 7B में ऐसा कहीं नहीं है कि ऐप को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष ऐप को लेकर जारी किए गए आदेश और उसमें लिखे गए शब्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है, अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। हमारा एक ही मत है और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए। 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड पिछले वर्ष हुआ। एक तरफ सब लोग उठ के एक स्वर में कहते हैं कि आप आम जनता को फ्रॉड से बचाइए। अब आम जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र संचार साथी के आधार पर है, जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है। बहुत कम समय में
जिसके सारे आंकड़े मैंने कल भी दिए, आज हाउस में सदन के समक्ष भी मैंने रखा है और इसलिए यह कदम उठाया गया है। तो अब हमें तय करना है कि या तो हमें जनता को फ्रॉड से बचाना है या तो फ्रॉड को चलने दो। आखिरकार राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद संचार मंत्रालय ने अपना फैसला वापस ले लिया। इससे पहले पेगासिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अब भी लंबित है। शायद सरकार इस मामले में एक और कानूनी विवाद से बचना चाहती थी। संसद भवन से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।